दोस्तों हमने फिजिक्स पार्ट 1 में मात्रक बताया था आपको, और मात्रक में 1D, 2D और 3D लंबाई से संबंधित, क्षेत्रफल से और आयतन से संबंधित जितने भी मात्रक थे उनको आपको हमने बताया। और फिर उसके बाद दूरी, चाल, वेग, विस्थापन और संवेग, इन सब के बारे में आपको हमने पार्ट 1 में बताया है। उसके आगे चलते हैं, आज मात्रक पे ही पार्ट 2 है ये मात्रक का। तो हमें समझना है, आपने पढ़ लिया था संवेग, आज आगे हम उसके चलते हैं। आयतन आप पढ़ चुके हैं, तो हम अब घनत्व की शुरुआत करते हैं। घनत्व, डेंसिटी, इसको हम डी से डिनोट करेंगे, या कहीं कहीं कुछ लोग रो से डिनोट करते हैं, रो से। तो D बराबर घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। इस बात को समझें आप कि द्रव्यमान बटे आयतन जो दिखा रहा है, इसको अगर हम लिखें तो M और कैपिटल V, ये इस तरह से आप सिंबल में लिख सकते हैं, D = M/V। तो घनत्व को समझें कि घनत्व होता क्या है। यदि यहां से हम इसका मात्रक लिख रहे हो तो आप मात्रक आसानी से लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को आप लिखते हैं किलोग्राम में, और आयतन को उस दिन हमने आपको बताया, आयतन का मतलब हो गया, जैसे वो 3D में दिखाएगा और 3D में कोई भी मात्रक होगा, 3D में कोई भी मात्रक होगा तो वो 3 घात में होगा, और आयतन है ये भी 3 घात में होगा। मीटर मीटर मीटर, तो ये बन गया मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप ऐसा लिखें, या फिर ऐसा लिखें किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका मात्रक घनत्व का। अब समझें कि इसकी परिभाषा क्या है। तो ये बता क्या रहा है, आप यहां से देखें, यहां से M और V का रेशियो, ये जो M और V का रेशियो है, यही अनुपात घनत्व को बताता है। द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात है वही घनत्व है। एक परिभाषा हो गई। दूसरा, आप ऐसा कह सकते हैं कि एकांक आयतन में रखी जा सकने वाली पदार्थ की मात्रा, एकांक आयतन, यहाँ पर जो आयतन होगा वो कितना होगा, एकांक आयतन। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से 1 मीटर क्यूब, इसको आप एकांक आयतन कह लें या 1 मीटर क्यूब आयतन कह लें। तो 1 मीटर क्यूब आयतन में जो पदार्थ की मात्रा होगी, पदार्थ की मात्रा, वही उसी को हम क्या बोलेंगे, घनत्व। एकांक मीटर क्यूब में या एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब अगर लिखा है, इसका मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। 1 मीटर आपने ले लिया, 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर चौड़ाई में और 1 मीटर ऊंचाई, या आपको हमने बताया था गहराई। तो इन तीनों में 1-1 मीटर ले लिया, तो ये 1 मीटर क्यूब बनेगा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। तो इससे आयतन क्या निकलेगा, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। इस तरह से 1 मीटर क्यूब बनेगा, और ये आयतन है। तो 1 मीटर क्यूब में जितनी वस्तु रखी जा सकती है, 1 मीटर क्यूब में उस वस्तु की जो मात्रा होगी, उस वस्तु की मात्रा, वही क्या कहलाएगा, घनत्व। अब समझें कि यहां से 2 चीजें और दिख रही हैं आपको, M और V। तो आपको पता चल गया कि आयतन और इसका मात्रक होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और देखिए इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, या क्या बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो घनत्व जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, M के। घनत्व समानुपाती है किसके, M के। और जो घनत्व है वो V के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से 2 निष्कर्ष निकल के आएंगे आपके पास। M यानी द्रव्यमान कह रहा है कि अगर घनत्व ज्यादा होगा तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, या फिर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। समानुपाती का मतलब हो गया, यदि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यदि ये घटता है तो ये भी घट जाएगा। और व्युत्क्रम में इसका अपोजिट, ये बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, अगर पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो यहां से अनुक्रमानुपाती है, मतलब ये कि द्रव्यमान, और इसमें तीसरी चीज, इस वाले में आपको हमने बताया था पहले भी कि 2 की बात हो रही, तो तीसरी चीज कांस्टेंट होगी। और तीसरा इसमें कौन सा है, V जो होगा वो कांस्टेंट होगा इस बात के लिए। और यहाँ पर M कांस्टेंट होगा, यहाँ पर
m कांस्टेंट होगा तो हम इसकी बात करेंगे। यानी हम d और m की बात कब करेंगे, जब v कांस्टेंट होगा, और d और v का हम बात करेंगे, रिलेशन निकालेंगे कब, जब m कांस्टेंट होगा। तो देखें यहां कह रहा है कि द्रव्यमान, अब ये आयतन हम मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, और इतने ही बड़े बॉक्स में ये आयतन हमने फिक्स कर दिया, तो इसका आयतन जो भी हो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, सपोज करिए कि 1 मीटर क्यूब का ये बर्तन है, 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा हमने ले लिया। तो अब आयतन को कांस्टेंट रखते हुए यदि हम कहते हैं कि इसमें एक वस्तु पहले रखी गई थी, सपोज करिए इसमें हमने पहले चीनी रख ली और बाद में हमने इसमें बालू रख ली, तो आप बताओ चीनी रखी गई और बालू रखी गई, तो उतने में ही चीनी जो रखी गई है और उतने में ही बालू रखी गई, तो बालू का वजन ज्यादा होगा और चीनी का वजन कम होगा। इतने ही बॉक्स में चीनी का वजन कम होगा और बालू का वजन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इतने में अगर बालू की मात्रा ज्यादा आ रही है, बालू की मात्रा यानी उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। बालू ज्यादा मात्रा में आ रही, इसका मतलब यही है कि जो बालू का घनत्व है वो चीनी के घनत्व से ज्यादा होता है। तो अगर हम कहें बालू का घनत्व, बालू का जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा किससे, चीनी के घनत्व से। क्यों? क्योंकि उतनी ही मात्रा में बालू ज्यादा आ सकती है और चीनी कम आ सकती है। क्लियर हुआ? ऐसे ही यहां पे समझे, यहां पर m कांस्टेंट है तो d और v में रिलेशन निकालना है, m कांस्टेंट करना है, मतलब ये हम समझ लेते हैं m कांस्टेंट है तो 10 किलोग्राम की वस्तु को हमने कांस्टेंट कर दिया कि 10 किलोग्राम की वस्तु है। कह रहा है कि द्रव्यमान, यहां पर घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा, घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा। अब 10 किलोग्राम एक बार हमने चीनी लिया और एक बार 10 किलोग्राम बालू लिया, तो आपको समझना क्या है, एक बार हमने 10 किलो चीनी लिया और एक बार 10 किलोग्राम बालू, तो मात्रा तो हमने समान रखी, कांस्टेंट कर दिया। अब देखिए आपको ये कह रहा है कि अगर उस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा तो वो आयतन कम घेरेगा, अगर उस वस्तु का घनत्व कम होगा तो वो आयतन ज्यादा घेरेगा। आप बताएं कि 10 किलोग्राम चीनी अगर हम भरते हैं तो मान लिया कि ये यहां तक आता है, लेकिन जब 10 किलोग्राम बालू हमने भर दिया तो चीनी आपकी यहां तक आई थी और बालू यही रह गई, बालू आपकी यहां तक ही फिल हो पाई। इसका मतलब क्या है कि इसने कम आयतन घेरा, बालू ने कम आयतन घेरा, अगर वो कम आयतन घेर रही तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो हम यहां से भी कह सकते हैं कि बालू का घनत्व ज्यादा होता है। और फिर चीनी यहां तक आ रही, इसका मतलब आयतन ज्यादा घेर रहा है और आयतन जो ज्यादा कवर करेगा उसका घनत्व कम होगा। क्लियर है? तो इनसे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? v को कांस्टेंट रखते हुए, v को कांस्टेंट रखते हुए आप m और d की तुलना करेंगे, m को कांस्टेंट रखते हुए v और d की तुलना करेंगे, फिर हमारे सारे निष्कर्ष निकल आएंगे। अगला देखिए, फोर्स बल देखें, फोर्स बल F इंटू ए, इसको हम F से डिनोट करेंगे, सॉरी F इक्वल टू M इंटू ए। F को हम लिखते हैं M इंटू ए। M क्या है? द्रव्यमान, और A क्या है? त्वरण। आपको हमने पहले पार्ट में त्वरण को बताया है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। अभी फोर्स क्या कह रहा है? फोर्स कह रहा है कि मास और त्वरण, यानी मास और एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वही क्या है? फोर्स है। आप ये कह सकते हैं यहां से कि जो फोर्स की परिभाषा है उसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही फोर्स है। या इसको दूसरी भाषा में, किताबी लैंग्वेज में आपको बताएं तो बल क्या है? बल एक वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को, जो किसी वस्तु पर अगर लगाया जाए तो उस वस्तु की अवस्था, उस वस्तु की स्थिति, उस वस्तु का आकार, इनमें से कोई भी चीज वो परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे आप समझें कि यदि हम इस हाथ से इसको अगर हम ऐसे तेजी से मारें तो ऐसा हो सकता है कि इसकी स्थिति में कोई चेंज आए, मतलब ये खिसक जाए, थोड़ा सा ये टूट जाए, इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए या इसके आकार में परिवर्तन आ जाए, या फिर हो सकता है कि हाथ में चोट लगे, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर कहीं फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यदि हम दीवार पे एक घुसा ऐसे मारते हैं तो दीवार की ईंट टूट सकती है या हाथ टूट सकता है। तो हाथ के आकार में अगर, हाथ अगर टूट गया तो हाथ के आकार में
चेंजेस आ जाएंगे, या ईंट टूट गई तो ईंट का आकार चेंज हो जाएगा। तो बल लगाने से यही होता है, बल लगाने से क्या होगा कि उस वस्तु का आकार परिवर्तित हो जाएगा, या फिर हम बल लगा करके उसको परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे समझें। तो आपको क्वेश्चन में जो समझना है फोर्स m इंटू ए, तो यहां से ये कह रहा है कि जो F है वो प्रोपोर्शनल है किसके, m के, और ये कब, जब त्वरण आपका कांस्टेंट होगा। और फिर यहां से ये भी निष्कर्ष निकल रहा है कि F प्रोपोर्शनल होगा किसके, a के, और ये कब होगा, जब m कांस्टेंट होगा। फिर तीसरी बात, m a का रिलेशन अगर निकाल रहे हो तो यदि हम यहां से समझें F इज इक्वल टू एम ए, और m को इधर ले आए तो ये हो जाएगा F बाई एम इज इक्वल टू ए, यानी a और m का रिलेशन कैसा हो जाएगा, विपरीत का। ये कैसे हैं, दोनों अंश में हैं तो ऊपर ऊपर होंगे तो समानुपाती होगा, यदि एक अंश और एक हर होगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अंश और हर होगा तो व्युत्क्रमानुपाती, तो a और m में रिलेशन यहाँ निकाल रहे होंगे तो हमें ये व्युत्क्रमानुपाती मिलेगा, और व्युत्क्रम को हम इस तरह लिखते हैं। इस केस में हमारा f कांस्टेंट होगा, इस केस में हमारा f कांस्टेंट होगा। अब समझें इसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है वो कांस्टेंट कर दो आप, तो m बढ़ाने पर फोर्स भी बढ़ जाएगा। कह रहा है कि द्रव्यमान बढ़ने पर फोर्स बढ़ जाएगा। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर, ये हम या समझ लें कि वेग में परिवर्तन समझ लें कि किसी भी वस्तु से हम एक, यहाँ पर m द्रव्यमान की वस्तु है, एक m द्रव्यमान की वस्तु है, उससे हम आपको ऐसे एक टुकड़े से मारे m द्रव्यमान की वस्तु, फिर वेग में परिवर्तन कर दें, वेग जो है वो आपको हम बढ़ा दें, तो कह रहा है कि नहीं, वेग बढ़ाना नहीं है, a को कांस्टेंट रखना है, a कांस्टेंट रखना है, यानी कि अब वेग बढ़ाना नहीं है। एक बार हम 100 ग्राम की वस्तु से आपको m क्या है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम की वस्तु से आपको हम मारते हैं, फिर दूसरी बार हम 200 ग्राम की वस्तु से आपको मारते हैं। तो आपको पता है कि जब 200 ग्राम की वस्तु से आपको चोट लगेगी तो वो आपको ज्यादा लगेगी, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ने से फोर्स भी बढ़ गया। आपकी स्पीड उतनी ही है, स्पीड यानी एक्सेलरेशन आपका हमने चेंज नहीं किया, जितनी पहले स्पीड से मारी गई थी उतनी ही स्पीड से वेग में उसके परिवर्तन नहीं किया गया। तो यहाँ m बढ़ने से फोर्स बढ़ जाएगा, और छोटी वस्तु होगी तो आपको फोर्स कम अप्लाई करेगी, यानी वे मास घटने से फोर्स घट जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि त्वरण बढ़ने से फोर्स बढ़ जाता है कब, जब मास कांस्टेंट हो। मास को अगर हम कांस्टेंट कर दें, मान लेते हैं जो m है वो 10 ग्राम का है, तो मास को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब ये कह रहा है कि त्वरण बढ़ने पर यानी वेग में परिवर्तन कर दिया जाए। पहले हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से फेंक रहे हो, और फिर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से फेंक रहे हो, तो 10 से फेंके और 20 से फेंके, ये वस्तु तो 10 ग्राम की है, 10 ग्राम की वस्तु को हम 10 से फेंके और फिर 20 की स्पीड से फेंके, तो जब हम तेजी से फेंकेंगे उसी वस्तु को, तो जो तेजी से फेंकी गई वस्तु आप पर ज्यादा चोट पहुंचाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें वेग ज्यादा था। तो यहां से कह रहा है कि अगर त्वरण ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, त्वरण ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। और ये क्या कह रहा है कि समान फोर्स हो, समान फोर्स अप्लाई करने के लिए तो फोर्स को कांस्टेंट कर दिया गया। मान लेते हैं कि 10 न्यूटन ही बल आपको लगाना है, अगर 10 न्यूटन ही बल लगाना है तो आप या तो ये कर लो कि m जो है, अगर m आप बड़ा ले लेते हो, मास ज्यादा ले लेते हो तो त्वरण कम कर दो, बड़ी चीज से धीरे से मार दो, या छोटी चीज से तेजी से मारो। आप एक बड़ा सा पत्थर है उससे धीरे से मारो किसी को, और एक छोटा सा पत्थर उससे तेजी से मारो, तो दोनों फोर्स बराबर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कब, जब m ज्यादा हो तो a कम ले लो, तो हम ये कह सकते हैं m a का गुणनफल कांस्टेंट हो जाएगा और m a का गुणनफल कांस्टेंट होके f आएगा, f कांस्टेंट रहेगा, तो इन दोनों के विपरीत संबंध होंगे। यदि आपसे कहा जाए कि समान फोर्स अप्लाई करने के लिए m को अगर दुगना करना होगा तो a को आधा कर लेना होगा। अगर m और a अप्लाई हो रहे थे, अगर हम m को दुगना कर दें और फोर्स उतना ही लगाना हो तो a को आधा करना पड़ेगा। यदि इसको 3 गुना किया गया तो a को 1/3 कर दिया जाएगा। यदि एक्सेलरेशन को दुगना किया गया तो मास को आधा कर दिया जाएगा। क्लियर? अगला देखिए। अच्छा, बल हमने यहाँ पे बात की थी F इक्वल टू ma, और F इक्वल टू ma में m जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में लिखते हैं,
और ए जो है वो त्वरण है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं, इसी को हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं। तो बल का एक मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, दूसरा मात्रक न्यूटन हो गया। और आपको पता है एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। जो डाइन मात्रक है वो सीजीएस पद्धति का है। जो न्यूटन ये आप पढ़ रहे हैं वो किसमें है, MKS, ये MKS पद्धति कहलाती है और ये सीजीएस पद्धति कहलाती है। तो अगर आपसे सीजीएस में पूछता है बल का मात्रक तो आप डाइन बताएंगे, और आपसे अगर MKS में पूछता है तो या तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन बताएंगे। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर ये भी होता है, 1 न्यूटन बराबर ये भी होता है। तो अब आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि इसमें बल का मात्रक कौन सा नहीं है, जैसे लिख दिया जाए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा न्यूटन, तीसरा डाइन और चौथा अर्ग, ऐसा लिख दिया गया। पूछ लिया गया बल का कौन सा मात्रक नहीं है, तो बल का कौन सा मात्रक नहीं है, अर्ग। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से मात्रक होते हैं। पावर देखिए, शक्ति, शक्ति P = होता है W/T। इसको हम लिखते हैं कार्य, इसको लिखते हैं दर। तो शक्ति क्या है, शक्ति कार्य करने की दर या कार्य और दर का अनुपात, दर का मतलब समय। तो यहां से आप अगर निकाल रहे होंगे, अच्छा इससे पहले हम कार्य को पढ़ लेते हैं। यहां पर वर्ड कार्य आ रहा है तो इससे पहले हम कार्य को पढ़ लेते हैं। कार्य W = F/S। आप चाहें तो यहाँ cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये तो थीटा है, इसको आप मात्रक में नहीं व्यक्त करेंगे। F का मतलब फोर्स, फोर्स को आप किसमें लिख रहे होंगे, न्यूटन में। और S क्या है, विस्थापन, बल गुणे लंबवत विस्थापन। तो विस्थापन को हम किसमें लिखते हैं, मीटर में। तो आपका वर्क यानी कार्य, कार्य का जो एक मात्रक आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर, या न्यूटन को आप ओपन कर रहे होंगे तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आपको बताया हमने, एक जो न्यूटन होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और मल्टीप्लाई Fs, ये तो F की वैल्यू हो गई, F का मतलब न्यूटन, न्यूटन की वैल्यू इतनी हो गई, और S विस्थापन, विस्थापन के लिए हमने m लिख दिया। तो फाइनली आपको मिलेगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम 1 जूल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 जूल। तो जूल किसका मात्रक है, कार्य का। कौन सा मात्रक है, ये MKS पद्धति में, MKS पद्धति में इसको भी कह सकते हैं, इसको भी। तो 1 जूल, जूल मात्रक है कार्य का। 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। तो जूल और अर्ग में संबंध पूछेगा तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। अर्ग किसका मात्रक है, कार्य का। कौन सा मात्रक है, सीजीएस। कौन सा मात्रक है, सीजीएस। तो हम बल को पढ़ लिए, कार्य को पढ़ लिए। अब हम आते हैं शक्ति पे, अब हम आते हैं शक्ति पर। देखिए, शक्ति यानी पावर, इसको हम P से डिनोट करेंगे। और शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे दर या समय, कार्य बटे दर या समय। तो P बराबर इसको हम लिख रहे होंगे W और A/T, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यदि P का मात्रक निकाल रहे हो तो कार्य, कार्य को हम क्या लिखते हैं, जूल, और बटे में T यानी समय। तो इस जूल को हम समय, समय का मतलब सेकेंड, तो इसको कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। तो पावर यानी शक्ति का जो मात्रक है वो जूल प्रति सेकेंड। इसको और भी ओपन कर रहे हो अगर, जूल को हम क्या लिखते हैं, अभी आपको हमने बताया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/, ये सेकेंड है। तो यहाँ से 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब में भी मिल सकता है, ऐसा भी देखने में मिल सकता है आपको शक्ति का मात्रक।
ये जूल की वैल्यू हो गई और ये सेकेंड, इस तरह से। फिर दूसरा और भी इसको हम क्या कह सकते हैं, एक जूल, एक जूल आपको हमने बता चुका। अब इसका एक मतलब और होता है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। तो 1 HP 746 वाट। जो वाट है ये किसका मात्रक है, शक्ति का। तो जैसे अभी हमने आपको बताया वर्क एंड टाइम यानी यहाँ पर जूल प्रति सेकंड, एक तो मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड, दूसरा कौन सा हो गया, वाट। ये वाट किसके सम्मान में रखा गया, जेम्स वाट। आपके इंजन के खोजकर्ता जो थे वो जेम्स वाट, तो जेम्स वाट के सम्मान में वाट रखा गया था इसका मात्रक। तो एक हो गया जूल प्रति सेकंड, दूसरा हो गया वाट। और ऐसा आप कह सकते हैं 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए वाट सेकंड, क्या पूछा जाए, वाट सेकंड किसका मात्रक होगा, वाट सेकंड। तो आप बताएं वाट सेकंड किसका मात्रक हो सकता है, वाट तो शक्ति का मात्रक है, लेकिन वाट सेकंड लगा लेंगे तो वाट को अभी हमने क्या लिखा, जूल प्रति सेकंड। इसी जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या लिखते हैं, वाट। जूल प्रति सेकंड को ही क्या लिखते हैं, वाट। तो आप देखिए वाट को अगर हम जूल प्रति सेकंड लिख रहे हो और सेकंड यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, जूल। तो वाट सेकंड, या आपसे कभी ये पूछे वाट आवर, वाट घंटा, या फिर किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये किसके मात्रक हैं, तो आपका आंसर होगा ये कार्य के मात्रक हैं और किसके, ऊर्जा के मात्रक, कार्य और ऊर्जा के मात्रक हैं। ये वाट सेकंड आपसे पूछा जाएगा तो आप कभी शक्ति का मात्रक नहीं बताएंगे, शक्ति का मात्रक वाट होगा या फिर जूल प्रति सेकंड होगा। यदि आपसे वाट सेकंड पूछता है, वाट घंटा पूछता है या किलोवाट घंटा पूछता है तो किसका मात्रक होगा, या तो वो कार्य का होगा या तो ऊर्जा का होगा। ठीक है, आगे इसमें ये भी बात आप समझ सकते हैं। तो P बराबर आपको पता है W/T, इसका मतलब यहां से जो अश्व शक्ति, इसको हम क्या कह सकते हैं, एकांक समय में किया गया कार्य, काम करने की दर, इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं काम या कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। या आपको हमने पहले भी बता चुका है, हमने पहले बताया है एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाती है, कार्य क्षमता। क्या कहलाती है, कार्य क्षमता, दक्षता या पावर भी कह सकते हैं इसको। तो इन्हीं नामों से जानेंगे। ये कह रहा है एकांक समय में जितना काम किया जाएगा वही क्या है, उस व्यक्ति की पावर, उस व्यक्ति की शक्ति, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता, उस व्यक्ति की दक्षता। ठीक है, तो यहां से निकल के क्या आएगा, P प्रोपोर्शनल होगा किसके, W के। या हम कह सकते हैं कब होगा ये, जब समय कांस्टेंट हो, जब T आपका कांस्टेंट हो। और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा T के, कब, जब W कांस्टेंट हो। और या फिर W और T में हम देख रहे हो तो W प्रोपोर्शनल होगा T के, जब P कांस्टेंट हो। तो ये संबंध आएंगे। तो कभी आपसे संबंध भी पूछ सकता है कि P और W यानी कार्य क्षमता और शक्ति का जो संबंध है, कार्य और कार्य क्षमता या शक्ति का संबंध, तो ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी शक्ति ज्यादा होगी तो कार्य ज्यादा होगा। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास अगर शक्ति ज्यादा होगी यानी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, दक्षता ज्यादा है, समय समान है, तो 1 घंटे में, समय समान का मतलब 1 घंटे इसके पास, 1 घंटे इसके पास, 2 लोग हैं A और B, तो समय समान है, 1 घंटे आपके पास भी, 1 घंटे इनके पास भी। तो कह रहा है कि अगर ये ज्यादा तेज काम कर रहा होगा, इसकी क्षमता ज्यादा होगी, इसके पास शक्ति ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा काम कर रहा होगा और ये कम काम करेगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर, काम अगर कांस्टेंट हो, काम को अगर हम निश्चित कर दें, मान लेते हैं इतना काम करना है, तो अगर कोई तेज काम कर रहा हो, ये कह रहा है कि उसकी शक्ति अगर ज्यादा हो तो वो समय कम लेगा। इतना ही काम करना है 2 लोगों को, A को भी और B को भी। अगर A तेजी से कर रहा है तो वो जल्दी कर लेगा, मतलब ये कि ज्यादा पावरफुल होगा तो समय कम लेगा और कम पावरफुल होगा तो समय ज्यादा लेगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
अगला देखिए दाब, दाब प्रेशर P इक्वल टू होता है F/A, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां पर इसको हम लिखेंगे बल बटे क्षेत्रफल। तो बल को आप लिखते हैं मात्रक में क्या, न्यूटन, और क्षेत्रफल को एरिया स्क्वायर, यानी एरिया क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो दाब का मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका एक मात्रक पास्कल, इसका एक मात्रक पास्कल भी होता है। तो यहां से आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल दोनों याद रखेंगे। अब ये देखें, ये जो P है वो प्रोपोर्शनल है किसके, F के, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, A के। और F A में संबंध अगर निकाल रहे हो तो A इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो F प्रोपोर्शनल आएगा A के। ये कब होगा, जब P F प्रोपोर्शनल होंगे तो A कांस्टेंट रहेगा, और जब P A इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो कांस्टेंट F रहेगा। और यहां पर F और A की बात हो रही तो कांस्टेंट कौन रहेगा, P। बात समझे, कह रहा है कि अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो दाब ज्यादा लगेगा। कब, जब एरिया समान हो। यदि हम इतने एरिया पे, कह रहा है एरिया समान हो, अगर एरिया इतना ही हो और हम पहले धीरे से फोर्स लगाएं इस पे और फिर तेजी से फोर्स लगाएं, यानी फोर्स बढ़ाएंगे तो दाब भी इस पे बढ़ जाएगा। यदि हम इस पे इतने पे ही थोड़ा सा फोर्स लगाएं और फिर बाद में ज्यादा फोर्स लगाएं तो फोर्स जितना लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे तो दाब ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा। कब, जब एरिया बराबर हो। ये कह रहा है कि एरिया, ये क्या कह रहा है कि एरिया अगर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर घट जाएगा, यानी ये दाब और क्षेत्रफल में संबंध बता रहा है। कब, जब फोर्स आपका कांस्टेंट हो। तो समान बल लगाने पर, फोर्स समान लग रहा हो तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर घटाना है तो एरिया को बढ़ा दीजिए। जैसे अगर हम ये कहें, कोई कहता है कि दो पैर पे खड़े हो, तो आपके शरीर का जो वजन है, आपके शरीर द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो दो पैरों पर है, यानी दो पैर अगर कवर कर रहे हैं इतना तो एक पैर कवर करेगा इतना। तो दो पैर कवर कर रहा है ज्यादा, इसका मतलब क्षेत्रफल ज्यादा कवर कर रहा है। क्षेत्रफल ज्यादा कवर कर रहा है तो धरती पर प्रेशर कम पड़ेगा। तो आप अगर दोनों पैरों पे खड़े हैं तो आप क्षेत्रफल ज्यादा घेर रहे हैं और उस वक्त आप जमीन पर प्रेशर कम डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक पैर पे खड़े होते हैं तो आपका एरिया घट जाएगा, आपके पैर द्वारा जो एरिया कवर किया गया वो कम हो जाएगा। और जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कीचड़ में, दलदल में चल रहे हैं तो आप क्या करें, लेट जाएं। और लेटने से क्या होगा, आपके द्वारा कवर किया गया एरिया बढ़ जाएगा। अगर आप कीचड़ या दलदल में फंसे हो तो आप लेट जाएं, उससे क्या होगा, पैर तो आपका थोड़ा सा जगह घेरता है, जब आप लेट जाएंगे तो आपका शरीर बहुत ज्यादा जगह घेर लेगा और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो कीचड़ पर दबाव कम पड़ेगा, है ना, उस पर आप दबाव कम डालेंगे तो आप तैरते रहेंगे और आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे अगर हथौड़े से हम मारते हैं तो ये कह रहा है, अगर हम ये कहें कि आपको प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया कम कर दे। अगर मोटी कील हो और पतली हो, अगर मोटी कील होगी तो मोटी कील का मतलब मोटी कील होगी अगर, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा डालने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर पतली कील कर दिए तो एरिया कम घेरेगा, और कम घेरेगा तो हम उतने ही फोर्स से ज्यादा प्रेशर उस पर डाल सकते हैं। जितना बल पहले लगा रहे थे उतना ही बल लगाएंगे। इसलिए जो कील होती है वो कैसी बनाई जाती है, नुकीली, उसका एरिया कैसा रखा जाता है, बहुत कम। ठीक है, तो ये